नमस्कार, मैं परवीन सर, परवीन बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस डेल्हा गया में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास 12 लेसन 1 आर्ट्स का जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़े थे, तो मैंने बस बोला था उसमें बहुत सारे चीज़ बताया गया था, थोड़ा बहुत उसमें चर्चा करते, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 वीडियो बनेगा, इस पर ध्यान दीजिए। उसमें बताया गया था कि विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी बताया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर में रहते थे। ये भी बताए थे कि इनका जो शहर जो बनाया गया था, शहर का आकार त्रिभुजाकार था, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। और ये भी बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल जो था, समय जो था, वो आपको 2600 ईसा पूर्व से आपको 1900 ईसा पूर्व तक था। ये भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, ठीक है ना। और इसमें भी चर्चा कर चुके, ये भी बताए थे कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है कब किया गया था, कैसे हुआ, वो सारी चीज उसमें जो है बताया था। कि सबसे पहले जो इसमें शहर जो खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो का जो है खोज जो है आपको राखल दास बनर्जी ने किए थे, ठीक है ना। और हड़प्पा का खोज जो है सबसे पहले मोहनजोदड़ो बोल दिए थे, हड़प्पा का जो है आपको खोज जो है सबसे पहले जो है आपको कौन किए थे, हड़प्पा का खोज किए थे दया राम साहनी, ठीक ना, 1921 ईस्वी में। यानी सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर जो था वो कौन था, आपको हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज जो किया था दयाराम साहनी किया था। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी किया था। ये सब चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है पूछता है वो भी देखेंगे, फिर कुछ सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो देखिए, एक जो है कि आपको हड़प्पा सभ्यता को दूसरा नाम जो है इसको कांस्य युगनी सभ्यता भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस युग की सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को और जो किस युग की सभ्यता कहते हैं वो आपको हो गया कांस्य युग, यानी ब्राउंज एज, है ना। कांस्य युगनी सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। यानी कांस्य युगनी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो थोड़ा सा डीपली आपको देखिए, तो एक लाइन में लिखा हुआ है कांस्य युगनी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय भारी संख्या में जो है आपको टीन तथा तांबा मिलाकर के कांसा बनाने का जो है इन लोग जो है आपको सीख गए थे। और भारी मात्रा में जो है कांसा का बर्तन, मूर्ति, है ना, ये सारे चीजें इन लोग बनाते थे। और भारी संख्या में जब खुदाई हुआ है तो आपको कांसा मिला, इसलिए इस सभ्यता को आपको कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस युग की सभ्यता कहते हैं, तो कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं, ब्राउंज एज की सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं इसमें आपको बताया गया। नेक्स्ट आइए, इसमें जो है आपको कह रहा है कि इस सभ्यता के प्रमुख निवासी कौन थे। तो देखिए वहां के जो रहने वाले लोग थे, जैसे अभी हम लोग हिंदू बोलते हैं ना, तो हिंदू यानी आर्य का संतान हिंदू है। तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस वंश के थे, तीन लोग द्रविड़ थे। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, ये लोग द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। जैसे हम लोग आर्य हैं, अभी हिंदू का संतान आर्य बोलते हैं, तो उसी तरह से उन लोग जो था द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि इस सभ्यता के प्रमुख निवासी कौन थे, तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक मूर्ति। देखो नर्तकी का, ये नर्तकी का मूर्ति भी कांसा का मूर्ति था, कांसा का मूर्ति था। नर्तकी जो था इस तरह से ऐसे कर करके आपको मिला है, गुड़िया मिला है, लड़की का चित्र मिला है, नर्तकी का मिला है डांस करते हुए, तो इसमें से मिला है, जिसे यह कहा जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। देखिए आज का जो हम लोग का जो समाज है, सबसे पहले मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक समझ लीजिए। पितृसत्तात्मक में होता है कि वंश जो है
चलता है पिता से, और मातृशतात्मक जो होता है माता से वंश चलता है। तो यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ज्यादातर जो आपको उसमें खुदाई हुआ है तो ज्यादातर जो है नर्तकी का मूर्ति मिला है, लड़की का जो है आपको गुड़िया वगैरह मिला है। तो इससे लोगों को ऐसा अनुमान लगाया, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो जो उसका समाज था, यानी समाज आपको मातृशतात्मक था। आज का हम लोग का जो समाज है वो पितृशतात्मक है। ये पहले का जो समाज था वो मातृशतात्मक था। किसके लिए? क्योंकि नर्तकी के काश मूर्ति जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है, इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को मातृशतात्मक समाज कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि। देखिए भाव चित्रात्मक लिपि, अभी हम लोग का जो लिपि होता है कैसा, देवनागरी लिपि होता है। हिंदी का जो लिपि क्या है, देवनागरी है। तो उसी तरह से वहां का जो उन लोग जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो क्या, उनका लिपि क्या था? तो लिपि था भाव चित्रात्मक। अब देखिए भाव चित्रात्मक का मतलब उसमें चित्र करके इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो है आपको चित्र बना करके इस तरह से ऐसे लिखा जाता, पता नहीं चलता था कि किस तरह के एकदम फिगर टाइप के, कहीं कहीं टी टाइप के मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, कभी इस तरह से, मतलब आप चित्र देख करके आपको उसको बता सकते हैं कि क्या लिखल था। अब उन्हीं लोग बता सकता है कि भाई क्या होता था। तो भाव चित्रात्मक था, यानी उसका जो फिगर देख करके आप उसको पढ़ सकते थे, भाव चित्रात्मक किया जाता था। और देखिए पंक्ति जो उन लोग लिखता था, डिस्क्रिप्शन लिखता था, तो जैसे दाया से पूरा एक डिस्क्रिप्शन हो गया, पूरा लाइन लिखा गया। जब दाया से पूरा हो जाता था, यानी राइट से जब पूरा लिखा जाता था, तो फिर उन लोग क्या करता था कि जैसे अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ से लिखे तो फिर ऐसे स्टार्ट करते, नहीं वैसा नहीं होता था। उन लोग फिर क्या किया कि एक लाइन जब पूरा हो गया, उन लोग दाईं ओर से लिखा तो पूरा हो गया यहाँ तक, तो फिर यहीं से ऐसे आता था, ऐसे ऐसे किया और फिर इस तरह से किया। मतलब कहने का मतलब है कि उन लोग पेन जहां स्टॉप किया वहां से फिर पीछे मुड़ेगा और फिर वहां से फिर स्टार्ट करेगा। यानी उन लोग दाया से बायां पंक्ति पूरा हो जाने के बाद और फिर बायां से दाया की ओर लिखता था, इस तरह से वो मतलब पंक्ति पूरा करता था। तो उसका जो लिपि था भाव चित्रात्मक था। लिखता कैसा था? बायां से दाईं से बाईं और बायां से दायां की ओर लिखता था। इस तरह से अभी जो हम लिख करके बताएं उस तरह से होता था। और देखिए उन लोग जो है एक और है कि यहाँ देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों का, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि घरों और नगरों के जो विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाता था। अब देखिए ग्रिड पद्धति क्या है? तो एक तरह से जैसे आपको ऐसे मकान बनाया गया, यहाँ से फिर ऐसे शुरू हुआ, मतलब एक लाइन से मकान बनता था और जब मुड़ता भी था तो इस तरह से ऐसे एकदम एक सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब शहर जो देखने में मकान तो जो है एकदम अच्छा लगे। उसमें ये नहीं कि जहां तहां मकान आप नहीं बना सकते हैं, जहां तहां मकान बना देने से जो था शहर मतलब सही नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर जो है ग्रिड, मतलब एक यहाँ से मकान जुट गया, यहाँ से फिर ऐसे गया, इस तरह से हुआ, फिर अगर यहाँ बनना है तो यहाँ से ऐसे जुट करके ऐसे गया और फिर इस तरह से हुआ। तो एक मतलब एक तरह से एकदम सीरियल बाई से जो मकान जो है एकदम एक व्यवस्थित ढंग से जो मकान बनाया जाता था उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड पद्धति। उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति। तो एक ग्रिड पद्धति से एकदम सुनियोजित रूप से जो है मकान को बनाया जाता था। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन पद्धति अपनाता था? तो ग्रिड पद्धति अपनाता था। ग्रिड पद्धति क्या बताएं कि मतलब एक तरह से डिस्क्रिप्शन से। और देखिए उन लोग शहर में नाली वगैरह का भी जो निर्माण करता था, तो नाली वगैरह भी जो क्या होता था कि मतलब एक शहर से इस तरह से व्यवस्थित बनाया जाता था, ईंट का पक्की नाली होता था और पानी को जो है शहर से बाहर निकाल दिया जाता था उस शहर को, कि शहर जो एकदम साफ सुथरा रहे। मतलब उस समय भी देखिए उन लोग कितना दिमाग लगाता था, यही मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब ये जो है कि आपको नाली वगैरह का जो निर्माण होता था और बीच बीच में गौर टाइप का होता था कि कभी कभी अगर पानी उसमें भरेगा तो उसको निकाल करके उसको साफ किया जा सकता है व्यवस्थित ढंग से। मतलब जो है एक शहर में जो आज व्यवस्था होता है उस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी उस तरह से व्यवस्थाएं होती थी। तो इसीलिए तो इसको कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है ना, नगरीय सभ्यता थी। अब आइए आगे देखिए, देवता पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पशुपति आप देख रहे हैं, पशुपति को शिव कहा जाता था, यानी एक ही भगवान का। ऐसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना प्राकृतिक पूजक थे, यानी जल का पूजा करते थे, वायु का पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष का पूजा करते थे, पेड़ पौधा का पूजा करते थे, जानवर का पूजा करते थे, ज्यादातर प्राकृतिक पूजक थे। लेकिन इसमें जो है आपको खाली देवता का वो वर्णन आता है, वो देवता है पशुपति, जिनको हम लोग शिव कहते हैं। शिव जी का जो है पूजा मतलब यहाँ पर किया जाता था। और उस समय जो है पुरोहितों का कोई अस्तित्व नहीं था, मैंने पंडित ये सब जो आज ब्राह्मणवादी जो हम लोग आज अपनाए हुए हैं, उस समय कोई ब्राह्मण नहीं होते थे, सब प्राकृतिक पूजक होते थे।
शिव भगवान का पूजनीय। और देखिए पूजनीय जानवर, देखिए कुब्बड़ वाला सांड जिसके जो सिर पीठ पर जो है जटा निकला हुआ रहता है, जैसे बोलते हैं ना जटाधारी, जो शंकर भगवान का नंदी आप कह सकते हैं उसको। तो नंदी जो बैल था उसी को कुब्बड़ वाला सांड कहा जाता था, जिसमें जो आपको शरीर पर आपको जटा निकल जाता है। तो जटा वाला जो बैल होता था उसको कुब्बड़ वाला सांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? कुब्बड़ वाला सांड कहा जाता था। तो वो कुब्बड़ वाला सांड जो है जानवर में पूजनीय था, इसको लोग पूजते थे। आज भी हम लोग पूजते हैं इसको, कहीं पर भी रहता है तो उसको मतलब लोग छोड़ देता है, साहब है ये छोड़ देता है, जाइए भाई अपना रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक देवी जो थी, यानी धरती को उर्वरता की देवी मान करके धरती को भी कहता था कि देखिए हम लोग का उपज कहाँ से? धरती से। तो धरती को इन लोग माँ मानता था। तो यानी कहने का मतलब है कि पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूजनीय देवी कौन थी? तो मातृ देवी यानी धरती माँ। धरती माँ को आज भी हम लोग पूजते हैं, और पहले भी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जो थे धरती माँ को उर्वरकता की देवी मानकर इसको पूजते थे। तो पूजनीय देवता पशुपति शिव, पूजनीय जानवर कुब्बड़ वाला सांड, और पूजनीय देवी कौन? मातृ देवी, है ना। मातृ देवी को पूजा जाता था। यहाँ पर से भी ऑब्जेक्टिव आपको निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। देखिए अब अन्नागार, अब देखिए उस समय क्या था कि ज्यादा फैक्ट्री नहीं था, उस समय अन्न ही उगाया जाता था। क्योंकि सिंधु घाटी, फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सिंधु नदी के क्षेत्रों में विकसित था, रावी नदी था, है ना, बहुत सारे नदियों थी, जिसके कारण वो क्षेत्र इतना फर्टाइल होता था। आज भी देखिए नदी वाला एरिया में आज भी ज्यादातर पैदा उपजता है। तो उस समय भी जो था ये सब एरिया में बहुत ज्यादा पैदा उपजता था। तो इन लोग क्या करता था कि एक अन्नागार, बताए थे कि मोहनजोदड़ो में जो है दो गो होता था, एक ऊंचा दुर्ग, एक निम्न दुर्ग, यानी छोटा दुर्ग एक बड़ा दुर्ग। तो छोटा दुर्ग जो होता था वो आपको ऊंचाई पर बनाया जाता था, ऊंचाई पर, इसको ऊंचाई पर बना दिया जाता था, ऊंचा पर बना दिया जाता था। ऊंचा पर क्यों बनाया जाता था? क्योंकि सिंधु घाटी क्षेत्र एक नदी वाला क्षेत्र था, अगर शहर में पानी भर जाएगा तो अन्न जो है बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए छोटे दुर्ग को ऊंचाई पर बनाया जाता था, और वहीं पर अन्नागार बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? अन्नागार बना करके वहां पर अन्न का भंडारण किया जाता था। तो अन्नागार जो था एक सबसे बड़ा इमारत था, बहुत बड़ा इमारत, मतलब दीवार खड़ा कर करके पूरा करके उसमें अन्न का भंडारण किया जाता था। तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्नागार है वो क्या है? बड़ी इमारत है। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बड़ी इमारत किसको कहते थे? तो अन्नागार को बड़ी इमारत, तथा स्नानागार को जो है स्मारक कहते हैं। स्नानागार आपको देखिए दोनों मिला, अन्नागार और स्नानागार। अन्नागार और स्नानागार दोनों मोहनजोदड़ो से मिला। पूछ देता है ये अन्नागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। स्नानागार कहाँ था? आपको मोहनजोदड़ो में। दोनों आपको मोहनजोदड़ो में, क्योंकि सबसे प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो था और सबसे बड़ा शहर था। यहां भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, यहाँ पर भी इसको समझ लीजिए। यहीं पर अन्नागार था, सबसे बड़ी इमारत था, और स्नानागार हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि स्नानागार जो होता था आपको एक तरह से स्विमिंग पूल टाइप के होता था, उसमें आपको पोखर टाइप का होता था, उसमें उतरने के लिए सीढ़ी बना दिया जाता था, है ना। और इसमें विशेष पर्व त्योहार के दिन में पानी हिला करके इसमें स्नानागार में और लोग उसमें स्नान करते थे। भी आपको बताया गया था कि उसमें जेंट्स और लेडीज के लिए जो होता था आपको कपड़ा बदलने के लिए रूम भी, कमरा भी बना दिया जाता था, कि उसमें भी मतलब लोग कमरा में जाकर के अपना कपड़ा वगैरह को चेंज कर सकते थे। तो इस तरह से आपको स्नानागार जो है बहुत बड़ा इमारत, स्मारक था, सबसे बड़ा स्मारक था। अब आइए अग्निकुंड। देखिए अग्निकुंड उस समय भी पूजा पाठ लोग प्राकृतिक के करते थे। तो अग्निकुंड जो मिला है वो आपको लोथल से और कालीबंगा से मिला है। देखिए और एक कालीबंगा से और मिला था, हल चलाने का साक्ष्य यहीं से मिला है, कालीबंगा से। जुते हुए खेत का परिमाण जो है, जुते हुए खेत का परिमाण भी कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा आपको राजस्थान में पड़ता है। तो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है क्या? अग्निकुंड। अग्निकुंड जो है उसमें जो है हवन वगैरह जो करवाते थे वो सारी चीज आपको अग्निकुंड से मिला है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन, देखिए सील था यानी एक तरह से मोहर टाइप के था, सील पत्थर पर 3 मुख वाले देवता, यानी इनको पशुपतिनाथ कहा जाता था। एक पत्थर पर एक सील मीन्स होता है पत्थर पर जो है 3 मुख वाले देवता, उसमें जो तीनों तरह से मुख जो था उस तरह के देवता मिले, उनको कहा जाता था पशुपति। और इनके चारों ओर क्या क्या रहता था? देखिए हाथी हो गया,
गेंडा हो गया, चीता हो गया, भैंस विराजमान होते थे। यानी पूछ देता है कि एक सील पर 3 मुख वाले देवता कौन थे, तो पशुपति थे। इनके चारों ओर कौन कौन जानवर विद्यमान रहता था, तो हाथी, गेंडा, चीता, भैंस विराजमान रहते थे। अब देखिए रंगपुर एवं लोथल से, देखिए रंगपुर एवं लोथल से, रंगपुर और लोथल से जो है आपको चावल का दाना मिला है। चावल का दाना जो है रंगपुर एवं लोथल से मिला है। चावल का प्रमाण सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्न उगाया गया था वो सबसे पहले कपास था। खेती में अगर पूछ देता है कि सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कृषि किया गया था सर्वप्रथम, तो आपको क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। और पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख फसल कौन था, तो गेहूं और जौ था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख अनाज यानी कृषि कौन था, तो गेहूं और जौ था। प्रमुख फसल गेहूं और जौ था। और पूछ देगा कि सबसे पहली बार फसल उगाया कौन गया था, तो कपास, है ना। इस तरह से हो जाएगा। चावल का दाना का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो रंगपुर और लोथल से मिला है। देखिए रंगपुर और लोथल से चावल का दाना का प्रमाण मिला है। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपको मनके बनाने का, देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त, यहाँ तो हो ही गया, रंगपुर एवं लोथल से मिला है। देखिए मनके बनाने का कारखाना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मनका मतलब होता है जो मूंगा टाइप के, जो मोती टाइप के जो होता था, जो पहना जाता था माला टाइप के, तो वो जो मनके जो है, मनका मतलब वही मूंगा मोती वाला जो फैक्ट्री था, वो आपको कहाँ से मिला। ये सब एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा तो उसमें फिगर दे करके मनका कैसा रहता है वो सब बताया गया। मनका मतलब एक माला, उसमें मोती टाइप की इस तरह से ऐसे ऐसे होता था, ऐसे ऐसे, है ना। ये मोती जो होता था इसी को बोलते थे हम लोग मनका, है ना। उसको धागा में गूंथ करके पहना जाता था। ये जो मनका बनाने वाला जो था कारखाना जो था, आपको मनका बनाने का जो कारखाना है वो आपको लोथल से मिला है। देखिए लोथल एक बार और पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। यहाँ ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। और सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना लोथल और चांदहुदड़ो से मिला है। देखिए चांदहुदड़ो यहाँ से प्राप्त हुआ है, इस तरह से हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता था। इसमें और भी कुछ अगर छूट गया है तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम लोग पार्ट 3 वीडियो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत जल्द मिलते हैं। तब और ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना है। बार बार हम कहते हैं कि देखिए वीडियो इसमें हो जाता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है और यूट्यूब पर चढ़ाने में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में ही बहुत सारा चीज़ को बता दिया जाए और जितना बनता है हम लोग इसमें बता देते हैं। और ज़्यादा है तो फिर आप क्लास ज्वाइन करके आप पढ़िए, उसमें और डिटेल पढ़ाई होती है, क्योंकि वहाँ 1-1.5 घंटा का क्लास रहता है, यहाँ 20 मिनट का वीडियो रहता है। तो 20 मिनट और 1.5 घंटा दोनों में फ़र्क हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रवीण बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस में डिटेल रूप से पढ़ना है तो आप वहाँ आइए। ऐसे कोशिश रहता है कि आपको इस वीडियो में भी बहुत सारे बातों को बता दिया जाए, कोशिश मेरा भरपूर रहता है। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, ओके।